Please welcome Mr. Vinayak Sapre on the stage. विनायक के लिए एक ही बात बोलूँगी कि जब विनायक को आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई सुनते ही रहे, पर आज उनको सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया है सॉरी। और दूसरी बात कि विनायक इतने फोकस्ड है और यही रीज़न है कि आज हम सबको वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने वाले हैं और दोनों में तो सबको मालूम है। सो आई वुड लव टू वेलकम विनायक, हु इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड and who's mentor, guide, critic, everyone for me. Thank you. थैंक यू अल्पा एंड थैंक यू एवरीवन कि आप मेरी कहानी सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अल्पा ने कहा कि जब विनायक बोलते हैं तो लगता है कि सुनते रहें। काश मेरी भी बीवी यहाँ पे आई होती। ये एक मुश्किल काम है, दो बनारसी एक साथ एक के बाद एक आए। तो आप पहले अमित बसु आ गए और अब मैं आ गया हूँ आपके सामने, लेकिन मेरे पास ज्ञान देने के लिए आज कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि अल्पा ने कहा कि आपकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। मैथिली शरण गुप्त पे आपने अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म की थी, मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ। सुबह से मैंने बहुत लोगों से जब मिला हूँ अक्सर सुनता रहता हूँ कि रेगुलर और डायरेक्ट की कहानी, या लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों होते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 4 लाइनें हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और यही सोचा था मैंने, और इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। अमित ने कहा कि आप वेट करोगे तो देर हो जाएगी। संभलो कि सुयोग न जाए भला, संभलो कि सुयोग न जाए चला। ये सुयोग है जो आप यहाँ पे, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अब कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। आप सदुपाय करेंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा। समझो जग को न निराश अपना, दिवा स्वप्न में मत रहिए। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अपना रास्ता आपको खुद ही निभाना है, ढूंढना है। कोई और आपके लिए कुछ करने वाला है नहीं। तो इसलिए अपनी राह आपको खुद चुननी है। मैं ऐसे शहर से आता हूँ, बनारस से, जहाँ गंगा उल्टी भी बहती है, उत्तर वाहिनी होती है। तो मेरी भी कहानी कुछ थोड़ी उल्टी ही है। तो ये कहानी है मोक्ष नगरी से माया नगरी। आमतौर पे लोग अपने आखिरी दिनों में बनारस जाना पसंद करते हैं, काशी जाना पसंद करते हैं। और वो माया से जब ऊब जाते हैं तब मोक्ष की तरफ जाते हैं। मैं मोक्ष से माया की तरफ आया हूँ। तो ये हुआ सफ़र जब 2003 में मैं बॉम्बे में आया। मैं वो छोरा गंगा किनारे वाला। आमतौर पे नॉर्मली मैं लोगों की चाल सीधी करता हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा क्योंकि आज मौसम को थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे घाटों पे पला बढ़ा, यहीं क्रिकेट खेला, यहीं स्विमिंग की गंगा जी के किनारे। बड़ी मार पड़ती थी जब सुबह गंगा जी जाता था और घर पे लौट के आता था तो रोज़ आंख लाल होती थी, लेकिन रोज़ वही करता था, रोज़ मार खाता था, अगले दिन वापस चला जाता था। तो गंगा जी, और हम आमतौर पे गंगा नहीं कहते, हम गंगा जी ही कहते हैं क्योंकि हम उसको माँ समान मानते हैं। यहीं पे क्रिकेट खेला। आज बनारस में आपको जितने घाट दिखाई देते हैं जहाँ आप बोटिंग करने जाते हैं या कहीं पे होटल्स बन चुके हैं, उन घाटों पे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। ये तस्वीर दिखाने के पीछे एक कारण है। अल्पा ने कहा कि मेरे थॉट्स के बारे में कि क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी आई कहाँ से? तो ये क्लैरिटी उसी शहर ने दी मुझे। क्यों? क्योंकि बड़ा डाइवर्स चीज़ है यहाँ। अगर आप देख रहे हैं, आपको मस्जिद दिखाई दे रही है ऊपर, यहाँ ये एक बड़ी शानदार जगह है। ये गाइड मैप पे नहीं है। बनारस में आप अगर आप जाएँ तो ये गाइड मैप पे नहीं है। आप लोग को लगता है बनारस शिव का क्षेत्र है ना? शिव की नगरी कहते हैं ना बनारस। बनारस एक्चुअली सिर्फ शिव की नगरी नहीं है। बनारस शिव काशी है और विष्णु काशी है। ये मस्जिद के बगल में एक मंदिर है बिंदु माधव का, जो विष्णु काशी के देवता है। खास बात यह है कि मस्जिद बनी है
औरंगजेब ने बिंदु माधव का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, लेकिन उस मस्जिद को आज भी माधवराव का धरारा कहते हैं, उसको मस्जिद नहीं कहते। मस्जिद के ठीक नीचे कबीर के गुरु रामानंद जी का मठ है और प्रभु जी की बैठक गुजराती लोग परिचित हैं। उसी 50 मीटर के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एक तरफ विष्णु है जो सगुण भक्ति की बात हम करते हैं, एक तरफ मस्जिद है, नीचे रामानंद जो कबीर के गुरु जो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, प्रभु जी की बैठक है जो भक्ति जो संगीत की बात करते हैं, और ठीक पीछे मस्जिद के एक तांत्रिक थे तैलिंग स्वामी। तो वो 50 मीटर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको ईश्वर के अलग अलग रूप जो आप पकड़ना चाहें आप पकड़ सकते हैं। और मैं फॉर्चुनेट था कि मैं इन सब जगहों पे जाता था, क्योंकि मस्जिद में हम क्रिकेट खेलने भी जाते थे, मस्जिद में पानी पीने भी जाते थे, क्योंकि उस समय मस्जिद का चौकीदार हिंदू था। खास बात ये थी। तो शुरुआत ऐसी हुई कि जब हर पहलू को देखने का मौका मिला बचपन में, तो एक पर्सपेक्टिव कहते हैं ना, वो पर्सपेक्टिव थोड़ा बड़ा हो गया। और रिबेलियन चाइल्ड था तो शुरू से ना ये इनको सुनने की आदत हो गई। पहले मुझे याद है 8 या 9 साल का था तब मैंने जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की एक गज़ल सुनी, और वही पहली गज़ल जो मुझे पसंद आई वो गज़ल थी कि मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे। अब आप सोचेंगे 8 से 9 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आया होगा, लेकिन मुझे शब्दों में मज़ा आया तो इनको सुनना शुरू किया। जो कि फैमिली में शायद म्यूज़िक के सब लवर थे लेकिन गज़ल सुनने वाले लोग नहीं थे। उसके बाद गुलाम अली जी को सुनना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये कि धारा के विपरीत जाने में मुझे शुरू से थोड़ा सा उल्टी, जो आप मैंने शुरुआत की ना कि उल्टी गंगा मेरी बह रही, तो गंगा हमेशा से उल्टी बहती चली गई। फिर जो मेरे दिमाग में थॉट आया, जो मैंने अभी महर्षि शरण गुप्त जी की कविता भी सुनाई आपको, कि एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में ये थी कि मुझे ऐसे ही नहीं चले जाना है, करना है कुछ लाइफ में, 9 से 5 नहीं करना। मेरे माय ग्रैंडफादर वाज वन ऑफ द फर्स्ट 50 मेंबर्स ऑफ बीएचयू, और तब से हमारे यहाँ नौकरी पेशा टिपिकल मराठी फैमिली जैसी होती है वैसे कि हम मिडिल क्लास लोग, 9 से 5 वाले नौकरी करने वाले लोग, जिनको टॉकिंग मनी वाज अ सिन एट होम। लेकिन दिमाग में ये था कि नहीं यार ऐसे नहीं जाना। वो पता नहीं क्यों बहुत बचपन से आना शुरू हो गया। तो कबीर साहब का एक दोहा है कि जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कि जब हम पैदा होते हैं तो लोग खुश होते हैं, हम रो रहे होते हैं। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, कि आप सेटिस्फाइड होके जाएं और आपके जाने के बाद लोगों को एक फील आए कि आप कुछ करके गए हैं। और 16-17 साल का था तो मैंने इनको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ, तो मैं 11वीं में पढ़ता था तब मैंने इनको पढ़ना शुरू कर दिया, इनको सुनना शुरू कर दिया। डिस्कोर्स के कैसेट्स आते थे ओशो के, तो इनको सुनना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली घर में बहुत डांट पड़ती थी या विरोध हुआ इसका कि क्यों इनको सुन रहे हो, क्योंकि एक जो थॉट है, बट दीज पीपल दे बिकेम माय इंस्पिरेशन, कि दोज हु कैन चैलेंज द बिलीफ सिस्टम, दोज हु कुड चैलेंज द बिलीफ सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि धारा के विपरीत जाएंगे ना तो अपने आप ही नाम हो जाएगा, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो ही जाएगा। तो इस वजह से मैंने इनके 2 कोट्स जो मुझे अच्छे लगे, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स, 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय यू बिकॉज यू टेक लाइफ सीरियसली। आखिरी की लाइन अगर उसमें हटा दीजिए, लोग कहते हैं मेरा क्लाइंट रेगुलर से डायरेक्ट में चला गया, मेरे क्लाइंट ऐसा, अरे उसका बच्चा ऐसा है ना, वो बोला सर पापा क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, रेगुलर से डायरेक्ट में चले जाओ। कभी आप खुद नहीं सोचते हो कि वो गया क्यों, अंदर से आप खुद कई बार लोग नहीं सोचते कि वो गया क्यों, कहीं तो कुछ तो आपके में प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन वो आदमी दूसरे को ब्लेम करने में तो बड़ा मजा आता है ना, पैसे भी नहीं लगते है ना। फिर वो कोई अगर एमसी वाला आएगा और सर आप आजकल जनरेशन ना ऐसे जनरेशन, तो आप भी खुश हो जाते हो कि जो बीवी तुम्हारी बात सुनती नहीं है, चलो कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। तो ये जर्नी चल रही थी, तमाम मेरे रिबेलियन व्यवहार की वजह से ऑब्वियसली घर में थोड़ी सी तनाव बना रहता था। बीच में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में लग भी गई नौकरी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं की, रेलवे की नौकरी थी, और इसी समय मंडल कमीशन
शुरू हुए 2-4 साल हुए थे, तो मेरे घर में तो यही था कि ब्राह्मणों को नौकरी मिलेगी नहीं, मिल रही है, उसको लात मार रहा है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आए दिन घर में आप समझ सकते हैं कि ऐसे फैमिली में क्या होता होगा। बट आई डिसाइडेड दैट नो, एक बार अगर नौकरी में फंस गया, सरकारी नौकरी में, तो मैं जो करना चाहता हूँ दिमाग में, वो जो क्लैरिटी थी, तो क्लैरिटी ये थी कि एक बार हमारे यूपी बिहार में आपको पता है IAS एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं, तो ऐसे एक ग्रुप था IAS एस्पिरेंट्स का, हम लोग शाम को मिलते थे, उन लोग से बातें करते थे बुक स्टोर के बाहर खड़े होकर। तो एक बंदा जो 2 बार इंटरव्यू तक जाके रिजेक्ट हो गया था, और ऑब्वियसली जब लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक घमंड सा आ जाता है, कह लीजिए एक गुरूर होता है। उसने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहते हो, क्या बनोगे लाइफ में बड़े हो? मैंने कहा मैं फेमस बनूंगा। I said I want to become famous. He said wrong. If you really want the kind of family you come from, पुलिस की गाड़ी में भी अगर लेके गए तो फेमस तो ही जाओगे। Then he said इसको करेक्ट करो, लाइफ में अगर चाहिए तो क्लैरिटी चाहिए, बोलो I want to become famous for right reasons. I want to become famous for right reasons. तो खैर जर्नी शुरू हुई, MBA करते करते नौकरी लगी, इंटर्न की नौकरी लगी, कह लीजिए ट्रेनी था, डोर टू डोर सेल्समैन की जॉब लगी। और जब ही नौकरी करने वाला था, जब मतलब ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके बाद ये सोच लिया था कि नौकरी में 14 साल करूँ, 14 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि नौकरी मतलब ये बनवास है। एक 14 फिगर दे दी कि 14 साल का बनवास है, तो नौकरी उतने ही साल करूँगा, उसके बाद वो करूँगा जो मैं खुद करना चाहता हूँ। तो ये नौकरी लगी, मैं डोर टू डोर सेल्समैन की जॉब करने लगा। आई यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर्स, सब्सक्रिप्शन बेचता था न्यूज़पेपर के। उसका फ़ायदा ये हुआ कि रिजेक्शन फटाफट मिलने शुरू हो गए, और रिजेक्शन को स्वीकार करना आ गया। तो बहुत रिजेक्शन होते थे, और कुछ लोग अच्छे मिले, रेफरेंसेस भी देने लगे, सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था। मैं भी दिल्ली में था उस समय। 2-2.5 साल के बाद अचानक एक दिन नौकरी चली गई, वापस आ गया बनारस वापस आ गया। तो पिताजी ने कहा कि देखा, लात मार के गए थे, आज लात मार दिए गए। और 1 साल बहुत बुरे, वो मेरा शायद जिंदगी का सबसे खराब पैच था कि 1 साल मुझे कैसे जीना है ये समझ में नहीं आ रहा था, और बड़ी मुश्किल से उस समय बीत रहा था। मैं 1 साल में जॉबलेस था, और उस समय डिप्रेशन कह लीजिए इतनी परेशानी में आ गया। एक दिन मैंने सोचा कि अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। ये मई 99 की बात है, मई 98 की बात है। और मैं मंदिर जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं ज़्यादा मंदिर वगैरह जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें बहुत भरोसा करता हूँ, और ख़ासकर इस घटना के बाद तो और ज़्यादा भरोसा करने लग गया। मैं निकल पड़ा था, और अचानक मई की दोपहर 46-47 डिग्री टेम्परेचर, पीछे से एक आवाज़ आई, भैया कहाँ जा रहे हैं? तो उसने मुझे रोका। अब आप मुझे कहीं बोर हो रहे हो तो आप मुझे टोक दीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, रिजेक्शन की आदत है। हाँ? तो उसने मुझे टोका, बोला भैया कहाँ जा रहे हैं? उसका बड़ा भाई IAS एस्पिरेंट था, और हम लोग डिस्कशन करते थे। तो मैंने कहा मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मैं उसको ये तो बता नहीं सकता था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। और मेरे लिए टेंशन पहले ये थी कि मैं करूँ कैसे सुसाइड। स्विमिंग आती थी, मरने के लिए एक ही जगह गंगा जी, तो वैसे पॉसिबल नहीं था। मैंने कुछ सोचा कि मैं राजघाट के पुल से जंप मारूंगा, कुछ करूंगा, और मैं ऐसे ही परेशान हूँ कि कैसे जाऊँ। इसने मुझे रोका और बोला कि मुझे आपसे 2 मिनट का काम है। मैंने कहा मैं लौट के आऊँगा, फिर करूँगा, मुझे बहुत जल्दी है। खैर उसने मुझे ज़बरदस्ती की, मैंने रुक गया, और उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ बोलो क्या काम है? तो उसने मेरी आंखों में आके डाल के कहा आप काम से नहीं जा रहे थे ना? उसको मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि क्लोजेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स नेवर न्यू, उनको भी मैंने नहीं बताया था, तो इसको बताने का तो सवाल नहीं था, ये उसने भेजा। तब मेरे दिमाग में यही कोट याद आया, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। मैंने कहा डर के नहीं होगा, सुसाइड करना डरने जैसा है। आप जिंदगी से जब डर जाते हो तब उसका रास्ता अख्तियार करो। मैंने कहा नहीं, अभी डरने से नहीं होगा, आई नीड टू मूव अहेड इन लाइफ। और तब
वापस दिल्ली आया, जद्दोजहद जारी थी और हाथ लगा म्यूचुअल फंड। और ये भी बड़ी मजेदार सी कहानी है कि एक ही बार में 3 नौकरी लग गई। एक अमूल में लगी सेल्स एग्जीक्यूटिव की, कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड की, और तीसरी थी किम्बरले क्लार्क, जो वॉशरूम में आप पेपर देखते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैं 3 रूम पार्टनर्स थे, मेरे दोस्त के भाई ने कहा कि भैया आप किम्बरले क्लार्क में तो नौकरी नहीं करेंगे, और अमूल में बहुत पैसा कम मिल रहा था। किम्बरले क्लार्क में नौकरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो यूग सॉफ्टवेयर करके कंपनी हुआ करती थी, वहाँ काम करता था। और वो कहता है ये वॉशरूम में रखा रहता है, मैं क्या बोलूँगा मेरे भैया इसमें काम करते हैं, इसलिए उसने मुझे वहाँ नौकरी करनी नहीं दी। खैर, एंड देन कोठारी पायनियर हैपेंड, एंड उसके बाद से आप कह लीजिए कि ऊपर वाला बहुत मेहरबान रहा है, अल्लाह मेहरबान। तो वही स्टोरी हमारे साथ भी चली, हो गया। और जो मैंने पहले बोला कि सॉरी कि 14 साल में करूंगा, तो इफेक्टिवली 96 टू 2011 में 1 साल का गैप हुआ। 13 साल 11 महीने बाद मैं नौकरी छोड़ पाया, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी अगर मैं अपने मन से कुछ करना चाहूँ। तो एक सक्सेस की थोड़ी सी, और अगर लोग बहुत ज्ञान देते हैं कि अरे सक्सेस तो मैंने अभी स्क्रैच भी नहीं किया, ऐसा बहुत क्लीशे है। फैक्ट ये है कि आपको हर छोटे छोटे सफलता का आनंद लेना आना चाहिए। आप बिल्कुल ये मना कहें कि मैंने 100 करोड़ का हो गया, अरे मेरा तो एयूएम का टारगेट 1000 करोड़ का है, तो मेरी सक्सेस है ही नहीं। छोटी छोटी सक्सेस मिलके ही बड़ी सक्सेस बनती है। तो हर सक्सेस का मजा लेना आना चाहिए। ये स्टार स्टेटमेंट बनाने के लिए है कि मैंने तो अभी कुछ किया नहीं है। जब तक आपको खुद अपने किए का मजा नहीं आएगा तो आप बड़ा करने का मजा ले ही नहीं सकते। तो रनिंग करना शुरू किया, क्रिकेट खेल ही रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ। ये CFA सोसाइटी ने बुलाया 4 साल पहले जन निवेश अभियान यात्रा में। बड़ा मोमेंट आया दोहानोमिक्स 2017 में, जब भी गुलजार साहब के हाथ में किताब गई। ये सामने श्रद्धा शर्मा है, योर स्टोरी वाली। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मौका था। ये अनु आगा है, आपके पूना की हैं। इन्होंने हिंदी दोहानोमिक्स का बुक लॉन्च किया। खास बात ये थी कि बनारस में लॉन्च हुआ, बनारस के घाट पे लॉन्च हुआ, पेरेंट्स के सामने हुआ। तो अपना काम में जो कुछ कर रहा हूँ, सोशल प्रेन्योर कह लीजिए, या समाज को कुछ करने के लिए, पैसे की पाठशाला 105 सेशंस के लॉकडाउन के दौरान इच्छा ये मैं फ्री में करता हूँ। तो आप अगर अपने क्लाइंट्स के लिए कराना चाहें तो करा सकते हैं। ये एक ब्लॉग बड़ा फेमस हुआ, 7 sayings of संत कबीर on advisors role in investors life. So I am applying what I learned during the years. Finally, अब मेरे से कोई पूछता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद जब मैं मिशन पे हूँ तो कई बार निराशा हाथ लगती है। और जब निराशा हाथ लगती है, और उस समय अगर किसी ने पूछ लिया कि उस समय अगर किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, तो मैं यही कहता हूँ कि पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, लखनऊ के शहर में बेचता हूँ एक आईना। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी स्टोरी आपको पसंद आई। ज्ञान कुछ नहीं था, आप कुछ यहाँ से ले जाना चाहें आपकी मर्जी है, और आपके पास कुछ सवाल अगर लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अदरवाइज मैं यहीं पे हूँ, पूरे शाम हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अरे एक दो हो गया ना। तो मोटिवेशन की बात है। आप लोग मुझे एक चीज़ बड़ी थोड़ी सी खटकती है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैसे अमित ने भी मुरली शरण गुप्ता जी का एग्जांपल लिया, रूपा ने कहा सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि धंधा तुम्हारा, ब्रोकरेज तुम्हारी, तो मोटिवेशन बाहर वाला है। तो जो, और वो बिना आपके होगा नहीं। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग। जिस तरह से तिल में से तेल निकलता है, चिंगारी से आग बनती है। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साई तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। क्या बात है सर, अमेजिंग।